हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं एक्सटेंशन एजुकेशन की। एक्सटेंशन एजुकेशन में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है संचार। इससे पहले संचार की हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें आपने संचार के बारे में समझा, संचार के अर्थ को समझा। इसी में आपने देखा कि संचार का क्या महत्व है प्रसार के क्षेत्र में। साथ ही साथ आपने संचार के वर्गीकरण को देखा। हमने कई आधारों पर संचार का वर्गीकरण किया। लास्ट में आपने देखा था संचार की प्रक्रिया। संचार की प्रक्रिया में मुख्य तत्व कितने थे? 4 थे। उन चारों के बारे में हमने समझा, सभी की विशेषताओं को समझा। उम्मीद है कि जितना हमने पढ़ा है, ये आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। हमने बस यही इतना अभी तक संचार में पढ़ा है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं संचार मॉडल के बारे में, यानी कि जो आपका कम्युनिकेशन मॉडल है, हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक जो आप पढ़ रहे हैं, यानी कि संचार मॉडल, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से आपसे बार-बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन की फ्रेमिंग हो रही है, वो बहुत ही अच्छी कह सकते हैं हो रही है, क्योंकि जो आपके संचार मॉडल हैं, ये आपके 1 नहीं, 2 नहीं, करीब-करीब हम 8 से 10 मॉडलों को पढ़ने वाले हैं और सबने एक ही बात कही है। अब कोई आगे, कोई पीछे, किसी ने 2-4 शब्द और जोड़ दिए हैं, तो किसी ने कम। यानी कि किसी के जो संचार मॉडल है, उसमें 4 तत्व दिए हैं, किसी ने 5 दिए हैं, किसी ने 3 दिए हैं। तो इसी तरह से सबने कुछ तत्वों को देकर अपना संचार मॉडल दिया है और इनका जो संचार मॉडल है, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए हम पहले समझते हैं कि ये संचार मॉडल क्या होता है। आपको पता है कि ये जो हमारा संचार है, संचार तभी होता है जब संचारक या संप्रेषक किसी संवाद या फिर संदेश का चयन करता है, उसे उद्देश्य पूर्ण बताता है, श्रोता के ज्ञान, बुद्धि तथा समझ के अनुसार समझने योग्य बनाता है। फिर वो उस संवाद को चयनित संचार माध्यम से उसे प्रेषित करता है, जिसे जो ग्रहण करता है वो ग्रहण कर लेता है। कहने का मतलब इसमें आपने संचार की प्रक्रिया आप देख चुके हैं। हमारा संचार तभी होता है जब एक जो संचारक होता है या जो हमारा सेंडर होता है, वो किसी मैसेज को या किसी संदेश को या फिर किसी संवाद को एक उद्देश्यपूर्ण बनाता है और उसे जो हमारे श्रोता हैं उनके ज्ञान के अनुसार, उनके समझने के अनुसार उसको बनाता है और एक माध्यम का चुनाव करता है भेजने के लिए। उस संदेश को भेजने के लिए एक माध्यम का चुनाव करता है और तब जाकर उस संदेश को जो हमारा ग्रहण करता है या रिसीवर है या प्राप्त करता है, उसको प्राप्त करता है। उसके बाद जो आपका ये ग्रहणकर्ता होता है, यानी कि जिसे हम क्या कह रहे हैं, जिसे हम प्राप्तकर्ता कह रहे हैं, रिसीवर कह रहे हैं, वो क्या करता है, वो उस संवाद को अपने समझ के अनुरूप ढालकर उसे समझता है और तब वो अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। अगर जो संदेश जो संदेश संप्रेषक ने भेजा है, जिस थॉट के साथ, उस थॉट के साथ, उस विचार के साथ अगर जो हमारा प्राप्त करता है वो चीज़ों को ग्रहण नहीं कर पाता है, तो निरर्थक होता है। हमारा जो संचार होता है वो संचार नहीं कहलाता है। जैसे आपने पहले ही क्लास में देखा था, समझा था कि अगर कोई व्यक्ति कह रहा है, ये दूध बहुत मीठा है और ये गाय का दूध है, तो वहाँ पर बैठे हर व्यक्ति या जो भी हमारे श्रोता हैं, उन सब के मन में वो उनको दूध ही नज़र आना चाहिए। वो उसको दही या मट्ठा, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, शराब ऐसा कुछ ना समझें वो, ठीक? अगर वो दूध बोला जा रहा है तो इसका मतलब उसे दूध समझना चाहिए।
तभी जाकर आपका संचार ये सार्थक होता है, या कहें तो संचार आपका सफल होता है, ठीक? तो इसी प्रकार से आपका संचार के कुछ मॉडल होते हैं, जिसमें आपको देखने को मिलेगा संप्रेषक होता है, दूसरा संदेश होता है, तीसरा आपका उपचार होता है और चौथी आपकी ऑडियंस होती है, यानी कि श्रोता होता है। तो विभिन्न जो समाजशास्त्री हैं, समाजशास्त्री हो गए, शिक्षाविदों हो गए, मनोवैज्ञानिकों हो गए और जो संचार विचारक हैं, इन्होंने अपने-अपने दृष्टि से सबने अलग-अलग मॉडल को प्रस्तुत किया है। अब इनमें से कुछ आपके प्रमुख मॉडल हैं, जिनको आपको ध्यान रखना है। तो बड़ा ही प्रसिद्ध आपका एक मॉडल है, जिसे हम कहते हैं अरस्तू का मॉडल। अब ये जो अरस्तू महोदय थे, इनका मॉडल बड़ा ही प्रसिद्ध है। इसमें इन्होंने सिर्फ़ 3 चीज़ों को इसमें समाहित किया है। यानी कि पहला क्या आता है आपका? पहला आता है स्पीकर, दूसरा आपका आता है स्पीच और तीसरा आपका आता है ऑडियंस। ये इसमें जो आपका क्या होता है, इसमें वक्ता क्या है, भाषण क्या है, श्रोतागण क्या है। हालाँकि आप पीछे पढ़ चुके हैं सब, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि इसमें श्रोता का मतलब क्या है, भाषण का मतलब क्या है, ऑडियंस का मतलब क्या है। यहाँ पर वक्ता क्या है? तो वो व्यक्ति जो बोलता है, वही आपका वक्ता कहलाता है। यानी कि जो एक व्यक्ति है जो बोल रहा है, वो आपका वक्ता कहलाएगा। वो जिस विषय पर बोल रहा है, यानी कि वो जिस विषय पर आपका भाषण दे रहा है, वही उसकी स्पीच कहलाती है। और भाषण एक विचार है या तथ्य है, अनुभूति है, संवाद है या फिर सोच हो सकता है। तो जो उसके इन बातों को सुन रहा है या जो व्यक्ति उनके भाषण को ग्रहण कर रहा है, वही आपका श्रोता हो जाता है, ठीक? तो इन्होंने जो ये 3 बातें बोली थी, आपको इसको क्रम से ध्यान रखना है। एक बात आप नोट करते हुए चलिएगा, अगर आप इसमें से कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, जो आपका संचार मॉडल है, हालाँकि मैंने इसमें कुछ ऐड भी नहीं किया है, तो ये जो आपको 7-8 संचार मॉडल बताए जाएँगे, आप इन्हें ज़रूर नोट डाउन करिएगा, ठीक? और जितना-जितना शब्द मैंने लिख दिया है, उतने शब्द आप ज़रूर लिखिएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए, अरस्तू का संचार मॉडल क्या है? तो उसमें आपको सबसे पहले वक्ता मिलेगा, भाषण होना चाहिए और आपका श्रोता होना चाहिए। ठीक? ये 3 चीज़ें इसमें होनी चाहिए, लेकिन ध्यान रखिएगा, ये एक प्रकार से प्रत्यक्ष है। अगर इसमें उन्होंने माध्यम नहीं जोड़ा है, इसका मतलब क्या है कि जो व्यक्ति हैं वो आमने-सामने बैठे हैं। ठीक? लेकिन जैसे जो हमारी बात हो रही है, ये तो एक माध्यम के थ्रू भी हो रही है, तो इसमें एक माध्यम भी जुड़ा होना चाहिए। लेकिन जब इन्होंने जो संचार मॉडल दिया था, इन्होंने प्रत्यक्ष संचार की बात की थी, क्योंकि इनके संचार मॉडल में सुनने वाला व्यक्ति या ग्रहण करने वाला व्यक्ति आपको आमने-सामने होना चाहिए, यानी कि जो वक्ता है और जो श्रोता है, ये दोनों आप एक-दूसरे के आमने-सामने होने चाहिए, तभी तो बातों को समझ पाएँगे, तभी तो बातों को सुन पाएँगे। तो आप इनमें ध्यान रखेंगे ये 3 पॉइंट को, ठीक? इन्हीं के मॉडल को हम एसएसए मॉडल भी कहते हैं। एस यानी कि स्पीकर, एस यानी कि स्पीच और तीसरा आपका है ऑडियंस। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है कि एसएसए मॉडल किसका है? किसका है? अरस्तू का है। प्रत्यक्ष संचार मतलब आप अभी पूरा मॉडल पढ़ेंगे, आप पूरा मॉडल पढ़ लेंगे, उसमें आपको सिर्फ़ यही एक ऐसे व्यक्ति मिलेंगे, यही एक ऐसे महाशय हैं, जिन्होंने प्रत्यक्ष संचार की बात की थी, ठीक? तो प्रत्यक्ष संचार की बात किसने की? वो की थी आपके अरस्तू ने। इनका कौन-सा मॉडल है? एसएसए मॉडल है। अगर इन तीनों के बारे में पूछा जाए, तो ये तीनों हैं आपके। ये जो आपके क्या बोलते हैं इनको, अरस्तू महोदय हैं, इन्होंने 3 अपील की थी। क्या-क्या? वो अपील ज़रा सुनिएगा। एक है आपका इथोस, पैथोस और लागोस। इन तीनों टर्मों को भी आप ध्यान रखिएगा। इन्होंने नैतिकता, करुणा और तर्क की बात की थी, ठीक? तो ये 3 से 4 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं अरस्तू के मॉडल में। सबसे इम्पोर्टेंट एसएसए मॉडल, ठीक?
हम इम्पोर्टेंट सिर्फ यही नहीं कहेंगे, वैसे तो आपको याद रहेगा वक्ता, भाषण और श्रोता, यानी कि स्पीकर, स्पीच और ऑडियंस। इनमें 3 ही है, तो आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। कभी-कभी ये आपसे क्रम से लगाने के लिए पूछ लेता है, तो ध्यान रखिएगा इनके क्रम को, यानी कि सबसे पहले वक्ता आएगा, फिर भाषण आएगा, उसके बाद श्रोता आएगा, ठीक? ये आपने पहला मॉडल देखा किसका? पहला मॉडल आपने देखा अरस्तू का। अब इसी के आगे हम बात करेंगे दूसरे मॉडल, जो कि है हमारा सेमन वीवर मॉडल। क्या है? सेमन वीवर मॉडल है। अब इन्होंने क्या दिया? तो इन्होंने जो जो हमारे अरस्तू महोदय थे, उन्होंने 3 तो जोड़ा था, इन्होंने भी उन तीनों को जोड़ा, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने 2 शब्द और जोड़ दिए। अब वो थे क्या? तो इनके संचार मॉडल में इन्होंने 5 तत्वों का ज़िक्र किया था। अब वो 5 तत्व हैं कौन-कौन से? तो इन्होंने कहा कि सबसे पहले आता है इसमें एक स्रोत होना चाहिए। स्रोत होना चाहिए। स्रोत आपको पता ही है कि हम जो हमारे वक्ता हैं या संप्रेषक हैं या फिर जो संचारक हैं, उन्हीं को हम स्रोत कहते हैं। ठीक? दूसरा है आपका प्रसारक। प्रसारक क्या है? तो इन्होंने प्रसारक की बात की थी और तीसरा आपका संकेत की बात की थी, ठीक? तीसरा क्या इन्होंने कहा? इन्होंने कहा संकेत होता है और चौथा है प्राप्तकर्ता और पाँचवा है गंतव्य। यानी कि जो स्रोत है, स्रोत जिसके पास मैसेज होता है, दूसरा आपका प्रसारक होता है और तीसरा आपका संकेत होता है, चौथा आपका प्राप्तकर्ता होता है और पाँचवा आपका गंतव्य होता है। यानी कि जो आपका प्राप्तकर्ता होता है, वो जो आपका संदेश है, प्राप्तकर्ता संकेतों को प्राप्त कर उसके अनुरूप क्रिया करता है, तो उसे ही आप गंतव्य कहते हैं। ठीक? तो इन्होंने ये अपने जो इनके तत्व हैं, संचार मॉडल है, उसमें इन्होंने कितने तत्वों का ज़िक्र किया? 5। इम्पोर्टेंट आपका यहाँ से क्या हो जाता है? इम्पोर्टेंट आपके लिए ये है, ये वाला शब्द STSRD मॉडल किसका है? ये एस फॉर सोर्स और टी फॉर ट्रांसमीटर, सिग्नल, रिसीवर, डेस्टिनेशन। ये जो भी आपके तत्व बताए गए हैं, बस उन्हीं के पहले शब्द को पहले अक्षर को लेकर ये बना दिया गया है शब्द को। बस जो सबके पहले-पहले अक्षर हैं, उसको लेकर ये नाम दे दिया गया है। जैसे इन्होंने सोर्स की बात की, तो एस ले लिया गया सोर्स से, ट्रांसमीटर से ले लिया गया टी, सिग्नल से ले लिया गया एस, रिसीवर से ले गया आर और डेस्टिनेशन से लिया गया डी। तो अगर आपसे पूछा क्या जाएगा? यही आपसे पूछा जाता है कि STSRD मॉडल किसका है? तो किसका है? सैमन वीवर का है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को पूछने का एक तरीका और भी हो जाता है। वो क्या है? वो ये होता है कि ये जो आपके 5 टर्म दिए गए हैं, इनको आगे-पीछे कर दिया जाता है। क्या कर देते हैं? तो हम इनको आगे-पीछे कर देते हैं। ये आपका जो आप देख रहे हैं, ये थोड़ा-सा स्पेस कम है, तो यहाँ पर थोड़ा-सा अलग वे में लिखा गया है। ये सबसे पहले आपका आएगा स्रोत, यानी कि जिसे हम सोर्स कहते हैं। उसके बाद आपका आएगा प्रसारक, जिसे हम ट्रांसमीटर कहते हैं। उसके आगे ये आएगा आपका ये संकेत, यानी कि जिसे हम सिग्नल कहते हैं। उसके बाद आपका आएगा प्राप्तकर्ता, जिसे हम रिसीवर कहते हैं और लास्ट में आएगा आपका गंतव्य, जिसे हम डेस्टिनेशन कहते हैं, ठीक? तो आपका कुछ इस तरह से बनेगा STSR और लास्ट में आपका डी। ये इस तरह से आपका लिखा जाएगा, ठीक? तो आप इसे एक क्रम में लगाइएगा। कभी-कभी आपसे ये पूछा भी जाता है या आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा होगा अगर, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, जो आपके टीजीटी, पीजीटी का छोड़िए, जो मतलब टीजीटी, पीजीटी का ही है, अदर स्टेट के आप उठाकर देखेंगे तो मिलेगा, शायद से मैंने इसे आपको प्रैक्टिस सेट में भी करवाया है। तो इसे क्रम में लगाने के लिए आता है, ठीक? कहीं पहले प्रसारक दे देगा, कहीं पहले प्राप्तकर्ता दे देगा,
कहीं पहले संकेत दे देगा, कहीं पहले गंतव्य दे देगा। लेकिन हमें ध्यान रखना है क्या है पहले? पहले हमारा सोर्स आता है। ठीक? ये आपने देखा दूसरा मॉडल जो कि आपका था सैमन वीवर मॉडल। अब हम बात करेंगे तीसरे मॉडल की। तीसरा मॉडल क्या है? तो वेस्ले और मैकियन मॉडल है आपका। अब ये कौन थे? तो ये जो आपके ये क्या बोलते हैं इनको, वेस्ले और मैकियन मॉडल था इनका, इसमें इन्होंने कितने तत्वों को समावेश किया था? तो हम देख लेते हैं। इन्होंने भी 5 ही तत्वों का समावेश किया था। देखिएगा आपका थोड़ा-थोड़ा टर्म चेंज हो रहा है। ध्यान रखिएगा कि कौन-सा टर्म किन्होंने यूज़ किया है, ठीक? जैसे अभी आपने सैमन वीवर में देखा था, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो सोर्स, ट्रांसमीटर और आपका सिग्नल, रिसीवर और डेस्टिनेशन, ये 5 यूज़ किए थे। अब जो आपके ये अगले महोदय हैं, जिनका नाम है वेस्ले और मैकियन, इन्होंने क्या किया? इन्होंने बताया कि जो हमारा संचार मॉडल है, इसमें भी 5 तत्व हैं। इन्होंने भी 5 तत्वों का प्रयोग किया, लेकिन इन्होंने जो ये आपका प्रेषक है, जो उन्होंने स्रोत उपयोग किया था, इन्होंने उसके स्थान पर प्रेषक किया। अब इन्होंने कहा कि जो संचार मॉडल था इनका, उसमें सबसे पहले सेंडर आता है, उसके बाद संकेतकर्ता, यानी कि आपने पढ़ा है ना एनकोडर। क्या होता है? एनकोडर, जिसे हम संकेतकर्ता कहते हैं। फिर एक माध्यम होता है, माध्यम के बाद आपका आता है संकेत वाचक, यानी कि जिसे हम डिकोडर कहते हैं, और लास्ट में होता है रिसीवर। इन्होंने भी 5 ही तत्व बताए थे, लेकिन इनका जो बताने का ये जो बताए थे इनके तत्वों में अलग-अलग थे। इन्होंने जो अभी-अभी जो आपने देखा था सैमन वीवर, उससे थोड़ा अलग था। इन्होंने जो शब्दों का चयन किया है वो अलग-अलग है। तो अगर हम इनके मॉडल को शॉर्ट फॉर्म में ध्यान रखें तो क्या है? SECDR, S फॉर सेंडर, E फॉर एनकोडर, C फॉर चैनल, D फॉर डिकोडर और R फॉर रिसीवर। इन्होंने प्राप्तकर्ता को सबसे लास्ट में रखा। तो इम्पोर्टेंट आपके लिए ये दोनों चीजें हैं। पहला, ये आपसे क्रम में लगाने के लिए पूछ सकता है। दूसरा, ये अगर ये आपको याद है तो आप ये आसानी से कर लेंगे, ठीक? अब बढ़ते हैं हम अपने अगले मॉडल की तरफ, जो कि है आपका लीगन मॉडल। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने अपने अब इनका थोड़ा-सा अलग हो गया। इन्होंने अपने संचार मॉडल में 6 तत्वों को समाहित किया था। इन्होंने कौन-कौन से 6 तत्व किए थे? सबसे पहले इन्होंने कहा कि संचारक होता है, यानी कि क्या होता है? कम्युनिकेटर होता है। दूसरा क्या होता है? उसके बाद संदेश होता है। तीसरा आपका आता है चैनल, यानी कि माध्यम होना चाहिए। उपचार, यानी कि ट्रीटमेंट होना चाहिए। श्रोता, ऑडियंस होनी चाहिए, और श्रोता की प्रतिक्रिया आनी चाहिए, यानी कि रिस्पॉन्स ऑफ ऑडियंस होना चाहिए। तो ये जब तक रिस्पॉन्स नहीं होता है तब तक संचार प्रक्रिया पूर्ण नहीं मानी जाती है। ये तो आपने पहले भी पढ़ रखा है। और जैसा कि हमारे बीच संपर्क होता है, जैसा हमारे बीच संचार होता है, तो हमारी जो संचार प्रक्रिया है वो तो रोज ही अधूरी रहती है। यानी कि हमारी संचार प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती है। पूर्ण कब होगी? पूर्ण तब होगी जब जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, आप उसके जवाब देंगे। लास्ट में आप कमेंट करके ये भी बताएँगे कि क्लास आपको कैसी रही, कैसी लगी, कैसी नहीं लगी। तब जाकर आपका हमारा जो संचार हो रहा है, ये पूर्ण होगा। हम पिछले 1 साल से जुड़े हैं। हमने क्लास अपनी बस बहुत मजबूरी में, आपको पता है कि तबीयत ना ठीक होने पर ही हमने ऑफ रखी थी। लेकिन फिर भी जो हमारी संचार प्रक्रिया है, वो पूर्ण नहीं हो पा रही है। मतलब आप लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो किसी भी संचार को पूर्ण करने के लिए उसमें श्रोता की प्रतिक्रिया होना अत्यंत आवश्यक है। ये बात बताई थी लीगन मॉडल ने। लीगन मॉडल में बताया गया था। अब ये मत कहिएगा मैं बता रही हूँ, आप खुद ही देख सकते हैं, आपकी ही बुक का है, ठीक?
तो जो लीगन महोदय थे, इन्होंने अपने संचार में 6 तत्वों का ज़िक्र किया था। अभी तक आपने 3 तत्व देखे, 5 तत्व देखे। अब आपने क्या देखा? अब आपने देखा छठा तत्व, और मुझे जहाँ तक पता है सिर्फ़ 6 तत्वों को इन्होंने ही समाहित किया था। तो इनके 6 तत्व कौन-कौन से हैं? सी, एम, सी, टी, ए, आर। ये नाम आप थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है कि सी, एम, सी, टी, ए, आर मॉडल किसका है? ठीक? तो सी फॉर कम्युनिकेटर। ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि अगर कभी आपसे ये पूछा जाए, इसमें ये कम्युनिकेटर की जगह हो सकता है कम्युनिकेशन लिख दिया जाए, तो ध्यान रखिएगा किन वर्डों का चुनाव किया गया है। तो सी फॉर कम्युनिकेशन हो गया, कम्युनिकेटर हो गया, एम से मैसेज हो गया, सी से चैनल हो गया, टी से आपका ट्रीटमेंट हो गया, ए से ऑडियंस हो गई, और आर से रिस्पॉन्स हो गया, यानी कि रिस्पॉन्स ऑफ ऑडियंस हो गए। ठीक? तो इन्होंने 6 तत्वों को समाहित किया। किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अपने संचार मॉडल में 6 तत्वों को समाहित करने वाले थे कौन? तो लीगन महोदय थे। इनके थोड़ा-सा इस क्रम को भी ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले मॉडल की तरफ, जो कि है बर्लो मॉडल। अब ये जो बर्लो महोदय हैं, इन्होंने भी अपने संचार में सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 तत्वों को समाहित किया। हमने कहा ना कि यहाँ पर आपको सिर्फ़ लीगन महोदय ही ऐसे मिलेंगे जिन्होंने 6 तत्वों को समाहित किया है। शायद से, मेबी, मुझे जहाँ तक याद है, यही एक हैं जिन्होंने 6 तत्वों को समाहित किया है। बाकी एक आपको लास्ट में रणजीत सिंह का मॉडल मिलेगा, इन्होंने भी 5 ही किया था, लेकिन इन्होंने भी प्रतिपुष्टि की बात की थी। तो अभी हम पढ़ रहे हैं किसका? बर्लो मॉडल को। बर्लो मॉडल में इन्होंने क्या बताया? इनके कौन-कौन से तत्व थे? तो इन्होंने भी कुछ वही तत्वों का समावेश किया जो सबने किया। पहला, सोर्स होना चाहिए, फिर एक संकेतकर्ता यानी कि एनकोडर होना चाहिए, संदेश भी होना चाहिए, एक संकेतवाचक होना चाहिए जो कि डिकोडर होता है, और अगला आपके पास रिसीवर भी होना चाहिए। तो इन्होंने अपने संचार मॉडल में कितने तत्वों को समाहित किया? 5 तत्वों का। कौन-कौन सा? सोर्स, एनकोडर, मैसेज, डिकोडर और रिसीवर। ये 5 तत्वों को इन्होंने समाहित किया, और इनके मॉडल को हम और किस नाम से जानते हैं? तो SEMDR। अब इसका फुल फॉर्म बताने की आवश्यकता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आपने देख लिया। S सोर्स, E फॉर एनकोडर, M फॉर मैसेज, D फॉर डिकोडर और R फॉर रिसीवर। ठीक? अब हम अगला जो पढ़ेंगे वो है आपका इम्पोर्टेंट, ये भी है दहामा। तो ये आपसे तो कई बार पूछा जा चुका है कि दहामा का जो संचार मॉडल है क्या है? यही SMTCR, या SMTCR मॉडल किसका है? किसका है? दहामा का है। इन्होंने कितने तत्वों को समाहित किया? वही 5 किया। कौन-कौन सा? तो इनमें भी आपका प्रेषक था, संदेश था, ट्रीटमेंट यानी कि उपचार था, माध्यम था, और लास्ट में इन्होंने भी प्राप्तकर्ता की बात की। तो इनके मॉडल में कौन-कौन होता है? एक सेंडर होना चाहिए, उसके पास एक मैसेज होना चाहिए जो कि ट्रीटमेंट करे, माध्यम होना चाहिए, और जो एक प्राप्तकर्ता होना चाहिए, जो कि हम एक सिंपल सी, अगर हम संचार प्रक्रिया की बात कर रहे थे तो उसमें आपका एक कह सकते हैं क्या आ रहा था? संचारक आ रहा था। दूसरा, उसके पास एक संदेश होना चाहिए, तीसरा कोई माध्यम होना चाहिए, और चौथा एक श्रोता होना चाहिए। तो इन्होंने अपने संचार मॉडल में इन्हीं 5 तत्वों पर बल दिया था। ध्यान रखिएगा, मैं बार-बार कह रही हूँ, ये जो पॉइंट आपको बताया जा रहा है कौन-सा? SMTCR, इसे आप ध्यान रखिएगा। मतलब हर एक में आप ध्यान रखिएगा। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है, यानी कि जो अगला मॉडल है वो आ जाता है सुपे मॉडल। अब आपको पता है ये कि जो हमारा प्रसार शिक्षा है उसमें हमारे दहामा, सुपे, ये कितने इम्पोर्टेंट हैं, और आपके लिए जो इम्पोर्टेंट मॉडल्स हैं ये सभी हैं। ये आप जो 8 से 10 पढ़ रहे हैं, ये सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ से आपसे सुपे मॉडल से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़रा हम उसको देख लेते हैं।
इन्होंने अपने संचार मॉडल में कितने तत्वों को समाहित किया था? 5। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो MCRE मॉडल है किसका है? किसका है ये? सुपे का है, ठीक? इन्होंने कितने तत्वों को समाहित किया? 5 तत्व को। कौन-कौन से? तो स्रोत है, संदेश है, माध्यम है, प्राप्तकर्ता है और एक प्रभाव है, यानी कि जो प्राप्त कर रहा है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके बारे में भी इन्होंने बात की थी। यानी कि जो इनका SMCR मॉडल है, एस में क्या है आपका? सोर्स, M मैसेज, C का क्या मतलब है? चैनल, R फॉर रिसीवर, E फॉर इफेक्ट। क्या इफेक्ट पड़ा जिस व्यक्ति ने इसको रिसीव किया, ठीक? तो ये आपका क्या था? ये थे आपके ये सुपे मॉडल, ठीक? अगले अगर हम मॉडल की बात करें तो वो है आपका लॉसवेल मॉडल। ये आपका बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि 5W मॉडल किसका है? किसका है? लॉसवेल का है। या 5 का, ऐसे दिया जाएगा, 5 का मॉडल किसका है? तो वो है लॉसवेल का। इनके जो 5 का क्यों कहा गया? इन्होंने कहा कि कौन, यानी कि जो हमारा संचारक है, इन्होंने संचारक के स्थान पर कौन का उपयोग किया। क्या कह रहा है? वो किस बात को कह रहा है, यानी कि उसका मैसेज क्या है? किस माध्यम से कह रहा है? इन्होंने भी चैनल की ही बात की। कौन-सा माध्यम है? किसको, यानी कि कौन प्राप्त करने वाला है, ये प्राप्तकर्ता की बात की जा रही है। कितने प्रभावशाली तरीके से, यानी कि श्रोता पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक? तो यही जो आपने अभी-अभी देखा, किसका? एसपी सुपे का, इन्होंने भी तो यही बात की थी। क्या बात की थी कि प्रभाव क्या पड़ रहा है, स्रोत क्या है, मैसेज क्या है, माध्यम क्या है, प्राप्तकर्ता क्या है और प्रभाव क्या पड़ रहा है। और वही बात इन्होंने भी कही, लेकिन इनके कहने का जो तरीका था वो ऐसा था कि कौन क्या कह रहा है, किस माध्यम से कह रहा है, किसको कह रहा है, कितने प्रभावशाली तरीके से कह रहा है। अगर हम यहाँ पर ये समझें कि कौन, यानी कि वो जो हमारा सोर्स है या फिर जो हमारा संचारक है, क्या कह रहा है, यानी कि मैसेज क्या दे रहा है, किस माध्यम से, यानी कि चैनल क्या है, किसको, यानी कि जो हमारा रिसीवर है वो कौन है, कितने प्रभावशाली तरीके से, तो इफेक्ट क्या डाल रहा है। इन्होंने 5W की बात की थी, ठीक? तो ये जो बताया था, ये किसने बताया था? ये बताया था आपके लॉसवेल महोदय ने। तो जो हमारा 8 इम्पोर्टेंट ये मॉडल था, संचार मॉडल, हमने उसको डिस्कस कर लिया, ठीक? तो हमें अपने मॉडल में ये इतना पढ़ना था। जो क्वेश्चन यहाँ से जैसे बनते हैं मैंने आपको सब बता दिया, ठीक? अब हमारा ये मॉडल जो है वो समाप्त हो गया। अब जब संचार मॉडल समाप्त हो गया, अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद अब हमें ये देखना है कि ये जो संचार का क्षेत्र है, ये संचार का क्षेत्र क्या है? क्या संचार का क्षेत्र बस थोड़ी ही दूर है या व्यापक है, क्या है? ज़रा हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक? आप सभी को पता है कि ये जो हमारा संचार का क्षेत्र है, ये छोटा-सा नहीं है, ये बहुत विस्तृत है। इसके बिना तो मानो ये समझिए, अगर हमारे पास संचार ना हो तो हम कहीं ठहर से जाएँगे। ये व्यक्ति का जन्म जब लेता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक किसी न किसी तरीके से वो संचार करता ही रहता है, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा हो। ये जीवन भर संचार करता है। जैसे जब बच्चा होता है, जैसे ही वो जन्म लेता है, वो रोकर संचार करता है। बच्चे की पहली भाषा क्या होती है? तो रोना ही सबसे पहली भाषा होती है। वो रोकर अपनी बातों को कहता है, संचार करता है। हाथ-पैर पटक कर संचार करता है, जब तक बोल नहीं पाता है, हाथ-पैर से इशारा करके बताता है। अच्छा ये बताओ कि जैसे आप बच्चे के पास बैठे हैं और बच्चा हाथ-पैर उछाल रहा है, लेटा है, उठ नहीं सकता है, तो क्या आपको ये नहीं समझ में आएगा कि बच्चा कह रहा है हमें उठा लो?
या बच्चा रो रहा है, उसको कहीं दर्द हो रहा है, वो बोल नहीं पा रहा है, लेकिन अपने हाथ को उठा रहा है बार-बार और रोए जा रहा है, तो आपको समझ में तो आएगा ना कि बच्चे के हाथ में कुछ हुआ है, वो रो रहा है। या फिर बच्चे को भूख लगी है, वो कोई चीज़ या उँगली है या कोई सामान पा गया, अपने मुख में डाल रहा है और चूस रहा है और रोए जा रहा है, तो क्या आपको नहीं समझ में आएगा कि बच्चा भूखा है? समझ में आएगा ना? तो यही तो संचार हो रहा है। अब ये संचार बचपन से शुरू होता है, यानी कि जन्म से ही शुरू होता है और ये जब तक व्यक्ति मर नहीं जाता है तब तक चलता रहता है। तो संचार का जो क्षेत्र है, ये कोई सीमित क्षेत्र नहीं है। ये तो हर क्षेत्र में संचार होना आवश्यक है। अब कुछ क्षेत्रों में संचार के बारे में हम थोड़ा-सा समझ लेते हैं कि जो हमारा संचार का क्षेत्र है, क्या-क्या है। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमें पता है कि संचार के बिना इस दुनिया में कोई काम ही नहीं हो सकता है। एक प्रकार से हम ये भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रबंधन के क्षेत्र में। प्रबंधन और उत्पादन के क्षेत्र में संचार का कह सकते हैं बहुत बड़ा योगदान है। विशेषकर प्रसार कार्य तो बिना संचार के हो ही नहीं सकता। प्रसार कार्य क्या क्या आप घर में 4 लोग बैठे हैं, बिना किसी से बोले, बिना कुछ कहे आप बिना संचार के कोई कार्य कर सकते हैं? कितनी देर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अगर प्रबंधन को शरीर माने तो संचार उसकी आत्मा हो जाती है। बिना आत्मा के शरीर का कोई अस्तित्व नहीं होता है, वैसे ही बिना संचार के प्रबंधन का कोई कार्य या कोई अस्तित्व नहीं होता है। जब नई चीज़ों का आविष्कार किया जाता है, तो विज्ञापन के माध्यम से ही घर-घर पहुँचाया जाता है। विज्ञापन जितना अच्छा होता है, यानी कि संचार जितनी बढ़िया तरीके से होता है, व्यापार भी उतना अच्छा से हो पाता है। हमें रोज़ नित्य प्रतिदिन रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, इनके माध्यम से नई-नई चीज़ें, नई-नई चीज़ों के बारे में हमें जानकारी दी जाती है, बेचे जाते हैं, सामान बेचे जाते हैं, हम लेते हैं, कैसे? तो ये सब संचार के द्वारा ही तो होता है। दूसरा है आपका उद्योग के क्षेत्र में, संचार उद्योग के क्षेत्र में कैसे? तो संचार उद्योग के क्षेत्र में जो शोधकर्ता हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो विज्ञापन की तरह ही भाषा और शैली तैयार करते हैं। विज्ञापन की जो आपकी भाषा शैली है, उसको तैयार करते हैं और जो अत्यधिक प्रभावशाली होता है, जिसकी जो अमिट छाप है, वो लोगों के मन मस्तिष्क में छा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं ना, ये जो आपका रिन साबुन हो गया, जो भी डिटर्जेंट आते हैं, डेटॉल साबुन हो गया, मैगी, नूडल्स, इन सब का विज्ञापन कैसे दिखाया जाता है? टीवी पर दिखाया जाता है, वहीं से प्रचार-प्रसार होता है, तभी तो हम उसको खरीदते हैं। जब अच्छे से विज्ञापन होगा, लोग देखेंगे, खरीदेंगे, तभी तो उद्योग धंधा बढ़ेगा। तो उद्योग के क्षेत्र में भी ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही साथ हम बात करें शिक्षण जो आपका संस्थान है, तो सीखने और सिखाने, पढ़ने, लिखने, प्रशिक्षण देने या फिर कह सकते हैं प्रशिक्षण को ग्रहण करना तभी संभव हो पाएगा जब संचार होगा। अगर अभी हम आप संचार ना करें तो क्या संभव है? क्या संभव है कि हम चीज़ों को सीख पाएँ? तो सीखने के लिए संचार आवश्यक है। अब चाहे वो मौखिक संचार हो या फिर वो आपका कोई भी संचार हो। विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए मौखिक संचार बहुत ज़रूरी होता है। ब्लैक बोर्ड पर लिख कर समझाते हैं, चार्ट्स हो गए, पोस्टर हो गए, इन सब के माध्यम से हम उनको समझाते ही हैं। ठीक? अगला है कृषि के क्षेत्र में। कृषि के क्षेत्र में, तो कृषि के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। कृषि को अपने जो पैदावार है इनमें बढ़ोतरी करने के लिए, आधुनिक ढंग से खेती करने के लिए जो क्षेत्र पिछड़े हैं उनको उनको आगे लाने के लिए कृषि के क्षेत्र में क्या अनुसंधान हुए हैं, कौन-सी बीज बोनी चाहिए, कब बोनी चाहिए, किस तरह के फसल लगाने चाहिए, कब इनकी रोपाई करनी चाहिए, इन सारी चीज़ों की जानकारी दी जाती है। साथ ही साथ जो आपका संचार है ये घर परिवार में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे परिवार में अगर 4 लोग हैं, तो क्या वो बिना बात किए रह पाएँगे या बिना बोले कार्य हो जाएगा? चाहे संचार हम मौखिक करें, शाब्दिक करें,
सांकेतिक करें, लेकिन संचार से ही हमारा परिवार चलेगा। समाज की बात करें तो समाज का भी वही हाल है। ये जो हमारा संचार है, इसका इन सारे क्षेत्रों में हम कहें तो पूरे यानी कि हर एक क्षेत्र में संचार का बहुत अमूल्य योगदान है। अगर कोई कार्य नहीं हो पा रहा है, उसके कहीं न कहीं ज़िम्मेदार ये संचार ही है, ठीक? तो संचार एक महत्वपूर्ण योगदान देता है हर एक क्षेत्र में। अब ये आपने देख लिया क्षेत्र, अब हम थोड़ी-सी बात कर लेते हैं जो संचार की प्रमुख समस्याएँ हैं। संचार में समस्याएँ आती हैं, तो कौन-कौन सी प्रमुख समस्याएँ हैं? एक तो जो हमारा संचार है, संचार में समस्या क्या आती है? अगर हम बात करें संचार की समस्याओं की, तो संचार की समस्या में सबसे पहले आता है संचारक के स्तर पर समस्या। संचारक जब अपनी बातों, विचारों, अपने भावों, तथ्यों या फिर जो अनुसंधानों को प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंचा पाता है, तो संचार में समस्या उत्पन्न होती है। क्योंकि आज की जो संघर्षशील और भाग-दौड़ की ज़िंदगी है, इसमें लोग तब बातों को पहुँचाने के लिए संचार माध्यम का चयन करना ज़रूरी होता है और संचारक को उसका उपयोग भी करना आना चाहिए। अगर संचारक अत्याधुनिक संचार साधनों का प्रयोग नहीं करता है, अपनी बातों को वो शीघ्रता से लोगों के समक्ष नहीं पहुँचा पाएगा और ये एक प्रकार से समस्या होती है। दूसरी अगर हम बात करें श्रोता के स्तर पर अगर श्रोता नवीन बातों को, विचारों को, तथ्यों को, इन सब को समझने में असमर्थ है, वो उन्हें सुनना ही नहीं चाहता है, उन्हें अपनाना भी नहीं चाहता है, तो वक्ता यानी कि जो हमारा संचारक है, वो कितना भी ज़ोर क्यों ना लगा ले, उसका जो संचार है वो सफल नहीं होगा। तो संचार प्रक्रिया भी आपकी दोषपूर्ण रह जाएगी। अगला है अंतःव्यक्तिगत स्तर पर। अंतःव्यक्तिगत स्तर यानी कि वही आपका इंटरपर्सनल की बात हो रही है। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बातें करता है, अपने अनुभव, विचार जो भी हैं उनको साझा करता है, बाँटता है, तो उनमें आपस में सामंजस्य होना चाहिए कि वो जो बातें बताएँ, दूसरा व्यक्ति उसे ध्यान से सुने, तो जाकर आपकी जो संचार प्रक्रिया है, वो पूर्ण हो जाती है। अगला जो समस्या आता है, वो संचार माध्यम के स्तर पर आता है। संचार माध्यम के स्तर यानी कि संदेश को किसी न किसी आपको माध्यम से लोगों तक पहुँचाना होगा। अगर माध्यम का चुनाव ही आपने गलत कर लिया है, चुनाव सही नहीं है, तो भी जो आपकी संचार प्रक्रिया है वो बाधित होगी। जैसे अगर आपको विराट जनसंपर्क करना है और आपने किसी पोस्टर का चुनाव किया है, लीफलेट, पैम्फलेट का चुनाव किया है, तो क्या वो सार्थक होगा? नहीं होगा। वो उसका चुनाव अच्छा नहीं था, तो उसकी जो संचार प्रक्रिया है, वो बाधित हो जाती है। मतलब जैसे जो आपका ये लीफलेट, पैम्फलेट है, इसके द्वारा तो आप विराट जन से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन जैसे आप समझिए कि हमें विराट जनसंपर्क करना है, हमारी जनता जो है अनपढ़ है या ऐसी है, तो आपने वहाँ पर समझाने के लिए विद्युत वाली चीज़ यानी कि टीवी का चुनाव कर लिया। अब आपने टीवी का चुनाव तो कर लिया, अब लेकिन वहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं है। तो क्या आपकी टीवी चल पाएगी, आपका संचार हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो जब भी आप संचार माध्यमों का चुनाव कर रहे हो, तो सोच विचार कर करना चाहिए। यानी कि हमारे संचार में जो संचार माध्यम है, ये भी समस्या का कारण बनता है। अगला है आपका संस्था के स्तर पर। संस्था के स्तर पर यानी कि संचार प्रक्रिया में संस्था स्तर पर भी कई बाधाएं आती हैं। जब संस्था से जुड़े लोग सही समय पर कार्यक्रम में उपस्थित नहीं होते हैं, कार्यक्रम सही समय पर शुरू नहीं होता है, काफ़ी देर से शुरू होती है, तो जो वहाँ पर जनता बैठी होती है उसमें कोलाहल शुरू हो जाता है। उन्हें बार-बार बैठाना पड़ता है, उनको बार-बार बैठने के लिए आग्रह करना पड़ता है, लेकिन तब भी अगर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, तो लोग उठकर भागने लगते हैं। फिर जो आपकी संचार प्रक्रिया है, वो भी दोषपूर्ण हो जाती है। तो कहने का मतलब ये कई जो आपके संचार के समस्या में कई प्रमुख कारक आपको देखने को मिल सकते हैं।
अगर हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा संचार हो रहा है, ये अगर हम संचार माध्यम की बात करें, तो आपका ये जो संचार माध्यम है ना, ये भी कहीं न कहीं आपके जो कार्यक्रम है, उसको सफल बनाने में बाधा का कार्य करता है। तो जब आप संचार की जो संचार माध्यम है, उसकी भी कुछ जो कह सकते हैं समस्याएँ हैं, उनमें आपको देखने को मिलेगा कि संदेश का असफल हो जाना या फिर कह सकते हैं जो संचारक है, वो कुशल नहीं है, जो हमारे संचार माध्यम हैं, उनको चलाने में। तो कई समस्याएँ यहाँ पर भी आपको देखने को मिलती हैं। तो आपने ये क्या देखा? आपने ये देखा कि संचार की जो प्रमुख समस्याएँ हैं, वो कौन-कौन सी हैं, ठीक? अब हमें अगला पॉइंट क्या देखना है, ज़रा हम उसको भी देख लेते हैं, शायद ये हमारा लास्ट पॉइंट था। नहीं, अभी एक और बचा है। अब आखिरी हमारा क्या बचा है? आखिरी हमारा बचा है संचार के कार्य। तो संचार के कार्य कौन-कौन से हैं? एक नज़र हम इन पर भी डाल लेते हैं। वैसे जो हमारा संचार था, संचार का टॉपिक अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, अगर यही हम लास्ट पॉइंट देख लें। हालाँकि वैसे मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं है, मैंने पूरी कोशिश की है आपको संचार के एक-एक पॉइंट को क्लियर करवाने की। लेकिन फिर भी अगर कुछ पॉइंट आपका छूटा होगा देखूँगी, तो मैं आपको ज़रूर उसको क्वेश्चन के माध्यम से करवा दूँगी। हालाँकि मैं फिर से आपसे कह रही हूँ कि आपका संचार कंप्लीट हो गया है। तो हम अगर संचार के कार्य बात करें, तो हमें ये बार-बार बताने की आवश्यकता नहीं है कि जो संचार है, संचार के बिना पूरा संसार आपका अधूरा है, सूना है। अगर संचार नहीं हो, तो ना हम एक-दूसरे की भावनाओं को जान सकेंगे, समस्याओं को समझ सकेंगे और ना ही उनसे आप सुन सकेंगे। समस्या का समाधान ही पहली जो सीढ़ी है कह सकते हैं संचार होता है। यानी कि भावनाओं, विचारों, तथ्यों, सूचनाओं की जो अभिव्यक्ति है, यही आपका संचार है। मानव सभ्यता के विकास का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कारण ही संचार होता है। संचार के वजह से ही आज हम पूरे विश्व में एक जो हमारा पूरा संसार है, एक कह सकते हैं एक छोटा-सा गाँव बनकर रह गया है। हमें एक देश की खबर, दूसरे देश की खबर तुरंत मिल रही है। किसके माध्यम से? तो टेलीफ़ोन हो गया, इंटरनेट हो गया, सैटेलाइट हो गया। अरे ये सब तो छोड़िए, हम पृथ्वी पर तो रहते ही रहते हैं। आज हम संचार के माध्यम से जो हमारे आसमान यानी कि हम पृथ्वी के साथ-साथ मंगल ग्रह और चाँद पर भी पहुँच चुके हैं, चाँद की बातें भी जान सकते हैं। क्यों? संचार के माध्यम से। अगर हमारे पास संचार ना हो, संचार अगर ना हो तो ये किसी की बातों को, सूचनाओं को दूसरे जगह तक पहुँचाना असंभव होगा, ठीक? संचार के माध्यम से ही हमारे सारे कार्य होते हैं। तो अगर हम इनके मोटे तौर पर इनके कार्यों की बात करें तो सबसे पहला कार्य आता है सूचना का कार्य। संचार का सबसे पहला और प्रमुख कार्य यही होता है कि वो सूचनाओं का आदान-प्रदान करें। हमारे चारों तरफ के वातावरण में क्या घटित हो रहा है इसकी सूचना हमें अखबार हो गया, टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, इन सब के माध्यम से मिल जाता है। नए खोज क्या हुए हैं, तथ्य क्या आए हैं, विचार क्या हैं, उपकरण कौन से हैं, इन सभी की जानकारी हमें संचार से ही होती है। सोचिए अगर संचार माध्यम नहीं हो तो कैसे और किस प्रकार एक रोगी अपनी तकलीफ के बारे में अपने डॉक्टर को बता सकेगा? दूर देश में बैठा व्यक्ति अपने दोस्तों से, अपने परिवार से, अपने जो भी उनके कह सकते हैं साथी समूह हैं, कैसे बात कर पाएगा? तो इसका सबसे प्रमुख कार्य होता है सूचनाओं का आदान-प्रदान करना। हम आपसे सूचनाओं का ही तो आदान-प्रदान कर रहे हैं कि और कुछ कर रहे हैं। वो तो मेल-जोल भी हो रहा है। दूसरा है कमांड या फिर निर्देशात्मक कार्य। तो कमांड करने या फिर निर्देश देने व प्राप्त करने के लिए संचार बहुत आवश्यक होता है। इसे आप नकार नहीं सकते हैं। हम अपने से छोटों को घर में कई बार आदेश देते हैं, निर्देश देते हैं, निर्देश देते रहते हैं। इसी तरह से ऑफ़िस में ऑफ़िसर अपने कर्मचारियों को
सभा बुलाकर या फिर टेलीफ़ोन के माध्यम से, जैसे भी हो सकता है, पत्र लिखकर, इंटरनेट के माध्यम से, जैसे भी हो सकता है, वो निर्देश देता रहता है। हमें क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्या लाभ है, क्या हानि है, इन सारी चीज़ों के बारे में बताता रहता है। या आप देख लीजिए, घर के जो बड़े-बुज़ुर्ग हैं, वो भी आदेश देते रहते हैं, निर्देश देते रहते हैं। तो ये निर्देश देने का भी कार्य करता है। अगला पॉइंट है आपका प्रभावशाली या फिर हृदयग्राही। संचार का तीसरा प्रमुख कार्य होता है कि लोगों के ज्ञान, कार्यकुशलता, व्यवहार, अभिवृत्ति में परिवर्तन लाएं। ये कार्य कैसे, कब किए जाएं, जिससे कि लोग जो है प्रभावित हों। यानी कि दूसरे लोगों को प्रभावित करना, उनके पीछे पड़कर उनके व्यवहार, ज्ञान, मनोवृत्ति इनमें परिवर्तन लाने का कार्य भी संचार का होता है। यानी कि संचार का मुख्य उद्देश्य होता है कि हृदय से स्वीकारना। जब संचार के साधन सख्त प्रभावशाली होते हैं, लोगों की बातों, उनके विचारों, अभिवृत्तियों में परिवर्तन लाना भी आसान होता है। लास्ट में है आपका समेकित कार्य। तो संचार का जो चौथा और महत्वपूर्ण कार्य है वो है समेकित कार्य। जहाँ समेकित का मतलब होता है बिखराव को रोकना, सभी के साथ मिलजुल कर कार्य करना, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना, व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म, जात, संप्रदाय, राष्ट्र का हो, सभी से प्रेमपूर्ण और देश हित में कार्य करना, लोगों के अंदर जो ईगो है उसको दूर करना, जो अहम की भावना है उसको दूर करना, संचार के ये सारे महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। ज़रा ये बताइएगा, ईगो की बात आई या अहम की बात आई, तो अहम, पराअहम और यानी कि आपका अगर ईगो और सुपर ईगो बोला जाए तो आपने ये नाम कहाँ सुना था? ज़रा एक बार कमेंट करके बताइएगा। हम पहुँच चुके हैं सीडी में, ठीक? तो ये आपके ये प्रमुख 4 कार्य होते हैं। ये क्या थे? ये प्रमुख 4 आपके संचार के कार्य थे। आपने उम्मीद है कि पिछले 3 क्लासें हमारी हो चुकी हैं, यानी कि 2 पिछली और आज की एक तीसरी क्लास है, जिसमें हमने संचार के बारे में समझा, पढ़ा। आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट है कि आपको टेलीग्राम पर जो आपके एनसीईआरटी बेस्ड बुक का जो की पॉइंट है, मैं वहाँ पर आपको शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। तो आप में से जिन लोगों ने भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ पर जाकर अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि हमें नोट्स बनाने चाहिए, तो आप वहाँ पर नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक? तो ये आज आपने अपना संचार कंप्लीट किया। पिछले 2 क्लास में हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ संचार के महत्व को समझा था, संचार के बारे में समझा था, संचार का वर्गीकरण किया था, किस तरह से प्रसार कार्य में संचार का उपयोग किया जाता है, इन सब के बारे में समझा था। और आज की क्लास में हमने क्या देखा? आज की क्लास में हमने देखा कि संचार जो आपका मॉडल है, संचार मॉडल कौन-कौन से हैं, हमने बात की। एक बार हम जो मुख्य तौर पर हमारे संचार मॉडल हैं, हमने 8 संचार मॉडल की बात की थी। पहला आपने देखा लॉसवेल मॉडल, जिसे हम 5W के नाम से जानते हैं, या फिर इसे आपसे 5 का के नाम से भी पूछा जा सकता है। इसके बाद हमने इससे पहले देखा था हमने कौन-सा मॉडल? तो वो था आपका सुपे मॉडल, जिसपे हमने बात की थी MSMCRE मॉडल। और फिर हमने बात किया था दहामा मॉडल की, जो कि था SMTCR मॉडल। फिर हमने 5वें की बात की थी SEMDR, जो कि आपका बर्लो मॉडल था। फिर हमने चौथे मॉडल की बात की थी, जो कि था आपका CMCTAR मॉडल। और तीसरा आपका था SECDR मॉडल, जो कि आपका वेस्ले मॉडल था। और जो आपका दूसरा मॉडल था वो था सैमन वीवर STSRD मॉडल। और पहला आपका था जो है कि अरस्तु मॉडल, जिसमें SS से आपका मॉडल था। ध्यान रखिएगा कि प्रत्यक्ष संचार की बात सिर्फ और सिर्फ अरस्तु ने ही की थी। इन्होंने सिर्फ बात की, एक श्रोता होगा, वक्ता होगा और एक भाषण होगा, यानी कि एक बोलने वाला होगा, बोलने के लिए कोई बिंदु होगा, और लास्ट में उसमें आपने एक
श्रोता होगा जो कि आपकी बातों को सुनेगा और आमने-सामने दोनों बैठे होंगे, ठीक? यही एक आपका मॉडल था जिसमें प्रत्यक्ष मॉडल की बात की गई थी। 3 अपील किए गए थे इसमें इथोस, पैथोस और लागोस, ठीक? तो इन तीनों को ध्यान रखिएगा। आज हमारी संचार की क्लास कंप्लीट हुई। क्लास आपको कैसी लगी? उम्मीद है कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। नोट्स भी बना लीजिएगा। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलिएगा। एक ही क्वेश्चन आपसे आज पूछा गया है, वो भी मैंने आपसे ये पूछा है कि इड ईगो और सुपर ईगो की बात किसने की थी, ठीक? तो अगर आपको याद है तो आप तुरंत छाप दीजिए, अगर नहीं याद है तो जाकर अपनी एक बार चाइल्ड डेवलपमेंट की नोट्स उठाकर देखिएगा ज़रूर, ठीक? चलिए फिर आज के लिए यही इतना रखते हैं। क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।